हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। और आज हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस में अक्टूबर मंथ का पार्ट 1 हम लोग कवर करने वाले हैं। मतलब लास्ट मंथ के अंदर जो भी बैंकिंग के घटनाक्रम रहे हैं उनको आज हम लोग कवर करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस मंथ के एंड होते होते हम लोग कवर कर लें। जैसे नवंबर है तो नवंबर मंथ के एंड होते होते हम लोग नवंबर के बैंकिंग अवेयरनेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस में अक्टूबर मंथ का पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज इंक्रीज द डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस, इसको रिसेंटली क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। ठीक है। और डीएनएस रिलीफ बाय व्हाट परसेंटेज with effect from 1st July 2022, benefiting 4.18 million central government employees and 6.97 million pensioners। तो रिसेंटली 1 जुलाई 2022 से जो महंगाई भत्ता है और महंगाई राहत जिसको हम लोग कहते हैं डीआर और डीए, इन दोनों के अंदर वृद्धि की गई है। और ये परसेंटेज कितना बढ़ाया गया है, 4% के आसपास जो है ये बढ़ा दिया गया है। क्या फर्क पड़ेगा इससे? आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो आपने एक टर्म सुनी होगी। इन्फ्लेशन हम लोग कहते हैं कि मुद्रास्फीति। जब भी मान लीजिए कि मार्केट के अंदर सामान तो मौजूद है लेकिन आपके पास में एक परचेजिंग पावर नहीं है, तो मार्केट में वो सामान ज्यों का त्यों जो है वो बना रहेगा। ये कंडीशन जो है वो इन्फ्लेशन की है। मतलब डिमांड जो है वो घट जाती है, सप्लाई प्रॉपर बनी रहती है। लेकिन फिर भी हम लोग और भी कई चीजें पढ़ते हैं, जैसे बेस ईयर होता है। तो बेस ईयर होता है, एक होता है करंट ईयर। जब भी किसी प्रोडक्ट की हम लोग को प्राइस कंपेयर करनी है, जैसे हमारा अभी 2022 चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे कि 2021 में इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी और इसकी 2011 के अंदर प्राइस क्या थी। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें एक मोबाइल फोन की, तो मोबाइल फोन जो है इसकी 2021 में कीमत लगभग 10,000 रुपए थी। ठीक है। और 2011 के अंदर इसी की कीमत जो है वो 8,000 रुपए थी। लेकिन वर्तमान में इसकी कीमत 11,000 रुपए हो चुकी है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 2021 की तुलना में ये 1,000 की वृद्धि हुई है और 2011 की बेस ईयर की तुलना में यहां पर 3,000 की जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये क्या है, ये महंगाई है। तो कुछ प्रोडक्ट्स जो है उनको ऐसा काउंट किया जाता है जिनके आधार पर ये देखा जाता है कि महंगाई मतलब सामान जो है वो पहले से कितना महंगा हुआ है। उसको हम लोग कहेंगे कि वो जो है वो एक तरीके से महंगाई बढ़ाने को इंडिकेट कर रहा है कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके भी टीए डीए ये तमाम जो है भत्ते वो बढ़ाए जाते हैं। तो अगर हम लोग डीए की बात करें जो कि महंगाई भत्ता होता है कि पहले से महंगाई बढ़ी है, तो वो 4% जो है वो डीए मतलब इनकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट जो है वो भी देखा जाएगा। तो 1 जुलाई 2022 से ये डीए और डीआर जो है ये लागू हो चुके हैं। ठीक है। तो यूनियन मिनिस्ट्री जो है उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है। क्या पेंशन के ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए अगर पेंशन की हम लोग बात करें तो लगभग हम लोग बात करते हैं कि 4% के आसपास जितने भी पेंशनर्स हैं उनको वृद्धि जो है वो देखने को मिलेगी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से ये डीए जो है इसको बढ़ा दिया है। डीए और डीआर में वृद्धि जून 2022 को समाप्त अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 12 मासिक औसत वेतन में प्रतिशत वृद्धि पर आधारित है। मतलब हम लोग कह रहे हैं कि ये पिछले साल की एक साल जो है, जो करंट ईयर पिछले साल गया है, उसके आधार पर यह महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई को अपने प्लेटफॉर्म पर ईजीआर शुरू करने के लिए सेबी से अंतिम मंजूरी मिल गई है। ईजीआर जो है आखिरकार इसका पूरा नाम क्या है? तो बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो जब भी कोई शेयर मार्केट के अंदर नया शेयर लिस्टेड होता है तो सेबी जो है उसको अप्रूवल देती है। तो रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट जो है इसको सेबी ने अप्रूवल दे दी है। डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट पेश करने के लिए सेबी से अंतिम मंजूरी जो है प्राप्त कर ली है। सेबी की अगर हम लोग बात करें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अंदर जितने भी सिक्योरिटीज होती हैं उनकी देखरेख करती है।
जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट है, उसके अंदर तमाम जितने भी काम होते हैं वो सेबी की मंजूरी से ही होते हैं। अब ईजीआर जो है वो सभी बाजार जो है उनको उपलब्ध कराएगा। मतलब जो भी गोल्ड रिसिट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट, जैसे आप लोग पेटीएम से गोल्ड जो है वो खरीद लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप के अंदर, फिजिकली तो आपके पास में प्रेजेंस नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली आपने उसको परचेज कर लिया है। इसका अर्थ यह होगा कि एक्सचेंज पर खरीदार और विक्रेता, यानी कि बेचने वाला और खरीदने वाला, दोनों पर्सनल निवेशकों के साथ साथ जितने भी इंपोर्टर हैं, बैंक हैं, रिफाइनर हैं, जितने भी आभूषण निर्माता हैं, उनके जितने भी हम लोग कहते हैं कि गोल्डन रिसीट जो है उनके माध्यम से वो खरीद पाएंगे। ठीक है। तो अब अगर हम लोग ईसीआर ईजीआर की बात करें, तो ईजीआर जो है वो एक तरीके से ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा जो कि सोने को फिजिकली तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसकी गुणवत्ता, तमाम जो है लेन देन को वो ट्रांसपेरेंट करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो रहा है तो ये तो मान के चलिए कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ेगी। तो रिसेंटली सेबी ने जो है वो इसको मंजूरी दे दी है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट को। ठीक है। अब इससे ट्रांसपेरेंसी की, देखिए गोल्ड जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। ठीक है। और इफेक्टिव प्राइस भी होना जरूरी है। इसीलिए ईजीआर जो है वो क्या करेगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा जिससे इलेक्ट्रॉनिक रूप से गोल्ड परचेज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने रिसेंटली ये इन्फॉर्म किया है कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, वो क्वार्टर वन में कितने प्रतिशत से बढ़कर 23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो पहुंच चुका है। तो आरबीआई जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, उसने रिसेंटली ये बताया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2013 था, इसकी पहली तिमाही में, यानी कि रिसेंटली बेसिकली बात कर रहा है ये कि यानी कि 2022 का, 2013 का नहीं 2022 का बात कर रहा है, उसकी पहली तिमाही के अंदर क्वार्टर वन में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 23.9 अरब डॉलर जो है उसमें घाटा दर्ज किया गया, और लगभग 13.4 अरब की जो है उसमें क्या की गई, वृद्धि जो है वो देखी गई। मतलब घाटा हुआ है हमको, और उस करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर जो है वो क्या आई है, वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन ये कितना है परसेंटेज में आपको पूछा गया है, तो 2.8% जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इतना जो है जो है करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट एक जो करंट बेस ईयर होता है उसके ऊपर ये हम लोग काउंट करते हैं। तो जितनी भी फिजिकल थिंग्स जो एक्सचेंज होती है बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उसमें जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर लेख है, लैक, जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम लोग इंपोर्ट जो है वो ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमने जो है वो 100 रुपए के सामान बाहर से मंगाए हैं, लेकिन बाहर जो है हम लोग केवल 40 रुपए का ही सामान जो है एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये जो बीच में है ये क्या है, घाटा है ये। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है लगभग 2.8% जो है इसमें जीडीपी के, है ना, जीडीपी के है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 2.8% जो है वो अब हो चुकी है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट की यह वृद्धि जीडीपी के 1.5% से बढ़कर 2.8% जो है हो चुकी है। निवेश आय भुगतान का शुद्ध व्यय भी 7.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 9.3 बिलियन डॉलर जो है वो अब हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ पैकेज फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो पैकेजिंग फूड कंपनी है, इसके नए सीईओ जो है वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा, रंजीत सिंह कोहली। रिसेंटली इनको एज ए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो रंजीत सिंह इससे पहले भी और भी कई बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं। इनको रिसेंटली सीईओ जो है वो अपॉइंट किया गया है ब्रिटानिया के अंदर। अगर आप लोग दिल्ली के अंदर जाते हो तो दिल्ली जैसे ही हम लोग धोला कुआं पर एंटर करते हैं तो वहां पर भी एक बहुत बड़ी इसकी यूनिट जो है वो एस्टेब्लिश है। अब ये जो है रंजीत सिंह कोहली, इन्होंने एशियन पेंट्स के अंदर काम भी किया है। आप लोगों ने एशियन पेंट्स का नाम सुना होगा, तो एशियन पेंट्स के अंदर भी इन्होंने काम किया है। कोला जो कंपनी है, कोका कोला, उसके अंदर भी इन्होंने अपना जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। और अब जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज ए सीईओ पैकेज फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर। ठीक है। तो रंजीत खाद्य सेवा कंपनी जुबिलेंट फूड वर्क्स से ब्रिटानिया के अंदर जो है वो शामिल हुए हैं। ठीक है। चलिए, वरुण बेरी को कार्यकारी उपाध्यक्ष जो है वो बनाया गया है, प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में जो है इनको अपॉइंट किया गया है।
ठीक है, एज ए एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है किसको? वरुण बेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए अपने बाजार उधार लक्ष्य को कितने तक कम जो है वो कर दिया है? देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए अपने जितने भी उधार हैं, यानी कि टारगेट किया था कि भाई हम लोग जो है इतना उधार कम कर देंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 तक के लिए 10,000 करोड़ इतना जो है इन्होंने टारगेट रखा है कि इतना हम लोग कम कर देंगे। ठीक है, तो रिसेंटली ये डिसाइड किया गया है। तो केंद्र सरकार ने रिसेंटली फाइनेंशियल 2023 के लिए अपने बाजार उधार लक्ष्य को 10,000 करोड़ रुपए जो है कम करने की इन्होंने जो है वो की है। अब ये क्या है? जैसे आप लोग बहुत सारी योजनाएं देखते होंगे, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत मुफ्त राशन जो है वो दिया जाता है। अब ये बेसिकली इनडायरेक्टली सरकार के ऊपर एक डेफिसिट क्रिएट करता है। सरकार जब भी सब्सिडी देती है तो अपने जेब से देती है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लोक कल्याणकारी सरकार हम लोग कहते हैं। उसके अंदर चाहे सरकार को घाटा क्यों न लग जाए, लेकिन लोक कल्याण होना जरूरी है। तो सरकार ने डिसाइड किया कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए वो 10,000 करोड़ रुपए जो है उधारी यानी कि कम कर देंगे। ठीक है? अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे इंडियन मार्केट के अंदर हम लोग इंपोर्ट पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। सबसे बड़ी बात हम लोग करें ऑयल की, तो ऑयल ऑयल इंपोर्ट जो कि गल्फ कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है, उस पर हम लोग ज्यादा डिपेंड रहते हैं। और रिसेंटली आपको एक एग्जांपल भी पता होगा जिसके अंदर रशिया से हम लोगों ने ऑयल इंपोर्ट किया था, और सबसे अच्छी बात यह थी कि रशिया ने हमको ये कहा कि हमको डॉलर के अंदर पेमेंट नहीं चाहिए, हम जो है वो रुपए के अंदर भी डील करने को तैयार हैं, क्योंकि आगे से हमको भी कोई रुपए के अंदर डील मिलेगी तो हम वो रुपए वहां पे कर देंगे। बात तो बराबर है, और बहुत अच्छी बात है, इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भी बचा रहा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की हम लोग बात कर रहे थे, इसके तहत मुफ्त राशन वितरण जो है 44,762 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करने के लिए पर्याप्त जो है वो संग्रह है। सरकार 1 जुलाई 2022 से लगाए गए तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर से लाभ की भी जो है उम्मीद कर रही है। ठीक है, सरकार ने जो 22-23 के बजट में 14.31 लाख करोड़ रुपए के सकल बाजार उधार का अनुमान लगाया था। ठीक है, लगभग इतना जो है वो ग्रॉस मार्केट बोरोविंग 14.31 लाख करोड़ जो है इतना अनुमान इनके द्वारा लगाया गया था। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं कि 2023 के अंदर लगभग 10,000 करोड़ बोरिंग जो है उसको कम कर देंगे। नेक्स्ट देखिए कि वित्त मंत्रालय ने क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर अक्टूबर से दिसंबर के लिए 12 छोटी बचत योजनाओं में से कितनों पर ब्याज दरों में वृद्धि की, जबकि अन्य ब्याज दरों में कोई बदलाव जो है वो नहीं किया गया। देखिए, फाइनेंशियल ईयर जो भी होता है, वो फाइनेंशियल ईयर 1 मार्च से शुरू हो जाता है, मतलब 1 अप्रैल शुरू हो जाता है, 31 मार्च को खत्म होता है, 1 अप्रैल से वो शुरू हो जाता है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है, उसका यानी कि उसके क्वार्टर अक्टूबर दिसंबर के लिए 12 छोटी बचत योजनाओं में से कितनों पर ब्याज दरों में वृद्धि की गई है। ठीक है, तो लगभग 5 जो है 5 जो छोटी बचत योजनाएं हैं, इन पर ब्याज दर के अंदर वृद्धि की गई है, और दूसरी योजनाओं के अंदर कोई भी जो है बदलाव नहीं आया है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे किसान विकास पत्र होता है। ठीक है, फिर हम लोग कहें कि वार्षिक सावधि योजना होती है, जमा योजनाएं ऐसी, जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए होती हैं, सीनियर जो पर्सन होते हैं उनके लिए होती है, बीपीएल कैटेगरी के लिए होती है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं, छोटी बचत योजनाएं, जिसमें 5 जो योजनाएं हैं उनके लिए जो ब्याज दर है उसमें कोई बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब देखिए, उच्च यानी कि हाई जो इन्फ्लेशन होती है और बढ़ता जो ब्याज दर है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो इस साइकिल के अंदर फंस जाती है, क्योंकि एक तरफ तो उसको सब्सिडी देनी है और दूसरी तरफ उसको जो है वो पेमेंट का भी अरेंज करना है। तो यहां पर उसके लिए ब्याज दरें जो हैं उसको एक बैलेंस कंडीशन के अंदर पहुंचाना एक सबसे बड़ा टास्क होता है। ठीक है, चलिए, तो वित्त मंत्रालय ने क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 12 छोटी बचत योजनाओं में से 5 पर ब्याज दरों में वृद्धि की, जबकि अन्य ब्याज दरों में कोई भी जो है वो बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए, जैसे किसान विकास पत्र की भी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं उनकी हम लोग बात कर रहे थे। तो रिसेंटली क्या किया गया है, ब्याज दर के अंदर यहां पर परिवर्तन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए,
स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत शुरू किए गए फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स ने 24 सितंबर 2022 तक 88 वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल निवेश कोष में कि कितने करोड़ रुपए जो है वो प्रतिबद्ध किए हैं। द फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स लॉन्च अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव हैज कमिटेड हाउ मेनी करोड़ टू 88 अल्टरनेटिव इन्वेस्ट फंड्स बाय सितंबर 24 2022। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा होगा कि 7,385 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए क्या किए गए हैं? इन्वेस्ट किए गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर हम लोग को स्टार्टअप इंडिया का आप लोगों ने नाम भी सुना होगा कि स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। जितने भी महिलाएं हैं, एससी एसटीज हैं, उनको एक रेपुटेड सोशल वैल्यूज इंक्रीज करने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल जो है उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो जो हमारे पास में मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसके द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत शुरू किए गए फंड ऑफ फंड्स, ठीक है, स्टार्टअप ने 24 सितंबर 2022 तक 88 जितने भी अल्टरनेटिव निवेश फंड हैं उनमें 7,385 करोड़ रुपए देने का जो है वादा किया है। ठीक है, तो ये स्कीम जो है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है इसको 2016 के अंदर शुरू किया गया था। 2016 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी और इसके लिए एक बेसिकली फंड की भी घोषणा की गई थी। उसी फंड को हम लोग कह रहे हैं फंड्स ऑफ फंड्स। ठीक है, फंड्स ऑफ फंड्स को कहा जा रहा है ताकि जो भी नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है उसके लिए यहां से फंड जो है वो दिया जा सके। तो इसके बदले में एआईएफ ने 720 स्टार्टअप्स को 11,206 करोड़ रुपए जो है वो निवेश भी किया है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने 2016 के अंदर स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत ये जो फंड्स ऑफ फंड है इसकी शुरुआत की और इसके तहत एक फंड जो है इसको भी क्या किया था, इन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लॉन्च ए $1 बिलियन फंड टू फाइनेंस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो किस संगठन ने रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए $1 बिलियन का फंड लॉन्च करने के लिए भारत सरकार के साथ में सहयोग किया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैसे तो क्वेश्चन इजी है, बहुत, यानी कि वर्ल्ड बैंक और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये जो है इन दोनों ने यहां पर लॉन्च किया है। ठीक है, सिडबी के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक और सिडबी जो है इन दोनों ने मिलकर फंड करने का ये डिसाइड किया है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है उनके लिए क्या करेंगे, ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ दो ऐसी संस्थाएं हैं जिनको जुड़वा संस्थाएं हम लोग कहते हैं। ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था 1945 के तहत इनकी स्थापना की गई थी। दोनों को जुड़वा संस्थाएं कहा जाता है। वॉशिंगटन डीसी के अंदर इनका हेडक्वार्टर है और ये दोनों ये जो ऑफिसेज हैं ये एक ही बिल्डिंग के अंदर स्थित है। ठीक है, तो भारत सरकार ने, वर्ल्ड बैंक और सिडबी ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 3 व्हीलर खरीदने के लिए जो ऋण होता है उसके लिए कुछ फंड जो है वो $1 बिलियन ये प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है उनका ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि उनको जो है वो हमको इंडिया के अंदर लाने की जरूरत है। अभी है लेकिन एक इतना ह्यूज स्केल पर नहीं है, लार्ज स्केल पर नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी उनकी बैटरी की प्रॉब्लम है कि चार्ज कहां करें, दूसरा वो कितना समय चल पाएंगी। ये हमारे सामने कई क्वेश्चंस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के तेज और आसान फाइनेंशियल सपोर्ट के उद्देश्य से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब नीति आयोग के द्वारा सुगम जो है इसको बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड रिसेंटली। तो रिसेंटली हीरो मोटरकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो कौन बने हैं? अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जैसे आप लोगों ने हॉलीवुड सुना होगा, हॉलीवुड है ना, जैसे जो अमेरिकन फिल्म्स हैं, फॉरेन फिल्म्स हैं, उनको हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। जैसे बॉम्बे है तो बॉम्बे के अंदर बी आया तो बॉलीवुड निकला, तेलुगु फिल्म है टॉलीवुड निकला, कन्नड़ फिल्म है कॉलीवुड निकला। इस तरीके से ही टॉलीवुड टॉलीवुड जो फिल्म अभिनेता हैं जिनका नाम है रामचरण, उनको क्या किया गया है, रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया गया है। अल्लू अर्जुन झुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाएगा झुकेगा नहीं। ठीक है चलिए, तो रामचरण जो हैं वो तेलुगु फिल्म के स्टार हैं, उनको रिसेंटली हीरो मोटरकॉर्प के क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है,
क्योंकि इनकी स्टाइल आप लोग देखें, सर्च करेंगे तो गजब की स्टाइल है इनकी। तो मोटर कॉप जो है वो स्कूटर, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर जो है वो बनाते हैं। ये तो आप लोग को पता ही है, ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज ओपन इट्स एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बैंगलोर। निम्न में से किस बैंक ने बेंगलुरु के अंदर एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो खोला है? तो कर्नाटका बैंक इस काम में बहुत आगे है। देखिए, कर्नाटका बैंक अपने आप में एक बहुत वर्थ रखता है, और जब भी एनालिटिक्स की बात की जाती है तो हमेशा कर्नाटका बैंक अपने एनालिटिक्स जो डेटाज हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमने पिछले साल कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना हमने एसेट्स बनाए, इसका एनालिसिस होना जरूरी है। वैसे ही कर्नाटका बैंक अपने एनालिसिस के लिए जाना जाता है। तो एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कर्नाटका बैंक ने बेंगलुरु के अंदर जो है वो रिसेंटली ओपन किया है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग को समझने की जरूरत है कि केंद्र को अर्नेस्ट एंड यंग के सहयोग से, EYE के सहयोग से प्रोजेक्ट पार्टनर के रूप में विकसित किया गया है। यह AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग मॉडल के पर जो है वो आधारित है, मतलब उसका उसके सपोर्ट से ये तमाम जो है एनालिटिकल वर्क जो है वो किए जाएंगे। ठीक है, अब ये करेगा क्या? जितने भी पूरे इंडिया के अंदर उनके बैंक्स हैं, उनके जो जितने भी ट्रेड्स हैं उनको इंटीग्रेट करेगा, सबको एक साथ जोड़ेगा। जैसे कहते हैं ना हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, वैसे बैंकों का भी इंटीग्रेशन होना जरूरी है, क्योंकि एक ब्रांच जो है वो हैदराबाद में है, दूसरी बेंगलोर के अंदर है, दोनों का इंटीग्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो कर्नाटका बैंक के प्रगतिशील डिजिटल बैंक ऑफ फ्यूचर में परिवर्तन बढ़ाने के लिए एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है वो महत्वपूर्ण क्या होगा? योगदान होगा। नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, बाय व्हाट परसेंटेज हैज द GST कलेक्शन इंक्रीज टू मोर देन 1.47 लाख करोड़ इन मंथ ऑफ सितंबर। 15 सितंबर जो है उस महीने के अंदर, सितंबर के महीने में जीएसटी संग्रहण कितना प्रतिशत बढ़ के 1.47 लाख करोड़ हो गया है। जीएसटी जो है वो बहुत कारगर साबित हो रहा है ना, बहुत कारगर साबित हो रहा है। तो पूछा गया है कि जीएसटी कलेक्शन जो है उसमें कितना परसेंट जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है। 26% तक हम लोगों ने क्या किया है? जीएसटी यहां पर कलेक्ट किया है। अब जीएसटी को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे CGST सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, IGST है, और ये जो जीएसटी है ये 1 जुलाई 2017 से लगा था, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया गया था, और इसके लिए आर्टिकल नंबर 368 का सहारा लेते हुए पार्लियामेंट ने किसके थ्रू? हाफ ऑफ स्टेट्स प्लस स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पारित किया। उसके बाद में भारत पूरे विश्व में 161वां देश बना जिसने जीएसटी को लागू किया। और पूरे विश्व में अगर पूछे कि सबसे पहले जीएसटी को किसने लागू किया, तो वो था फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पहले जो था वो किसको लागू किया था? जीएसटी को लागू किया था। और भारत 161 जो कंट्री है वो बना था, और काफी अच्छा साबित हो रहा है। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको एक साथ इंटीग्रेट करके जीएसटी जो है वो अप्लाई किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो 26% की जो है वो इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। बहुत बड़ी बात है ये। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, लेकिन सरकार के नजरिए से देखेंगे तो 26% एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं कि वो अपना टैक्स पे करें, है ना। ठीक है, जागरूक नहीं भी होंगे तो सरकार जागरूक कर देगी। सितंबर 2022 के महीने में जितना भी जीएसटी है वो कितना है, वो आप लोग देख सकते हैं कि 147,686 करोड़ रुपीस जो है वो कलेक्ट किया गया। ठीक है, ये तमाम आंकड़े जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर। आंकड़े हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये 8वां महीना है और लगातार, मतलब 8वां महीना, अभी तो नवंबर चल रहा है, 2 महीने पहले की बात है, और लगातार 7वें महीने तक जो है वो यहां पर वृद्धि दर्ज की गई थी। तो सितंबर 2022 के महीने का राजस्व पिछले साल इसी महीने में जीएसटी के 26% अधिक हो गया है। अगर हम लोग कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो इतना जो है वो बढ़ चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सुनिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA, देखिए दो पद होते हैं, एक तो CAG होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148, और एक होता है CGA। ठीक है, तो CGA डेटा हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंट बाय गवर्नमेंट ऑन यूरिया सब्सिडी ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। तो लेखा महानियंत्रक के आंकड़ों के अनुसार जो चालू
वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान सरकार ने यूरिया सब्सिडी पर कितना पैसा जो है वो खर्च किया है। देखिए, यूरिया सब्सिडी सरकार जो है यूरिया किसानों को प्रोवाइड करवाती है और उस पर सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। तो 47,310 करोड़ रुपए जो है वो सब्सिडी पर खर्च आया है। एक बार आपको पता होगा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा यहां पर यूरिया पहुंचना था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से यूरिया नहीं पहुंचा तो किसान जो थे वो रोड सड़कों पर आ गए थे, क्योंकि यूरिया इतना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर 5 महीनों की बात करें, अप्रैल से लेकर अगस्त तक की, तो सब्सिडी जो है, सब्सिडी का आवंटन 3/4 जो है वो खर्च कर चुकी है सरकार। और यूरिया यानी कि किसानों के लिए जो है वो पैसा खर्च करती ही करती है। तो सीजीए द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष के अप्रैल अगस्त में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान लगभग 32.6% हो गया। मतलब सब्सिडी भी जो है वो डायरेक्टली जो डेफिसिट है, अकाउंट डेफिसिट है, उस पर असर डालती है। ठीक है, तो आपके नजरिए से सब्सिडी क्या इंडिया में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में यूरिया सब्सिडी के रूप में 63,000 करोड़ रुपए और पोषण तत्व आधारित उर्वरकों के लिए 42,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सीजे के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान सरकार ने यूरिया सब्सिडी पर करीब 47,310 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये तमाम बातें। तो यूरिया पर सब्सिडी जो है वो सरकार बहुत अच्छे से देती है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अनाउंस्ड द एडॉप्शन ऑफ 30 रिमोट विलेजेस अक्रॉस इंडिया अंडर द फोर्थ फेज ऑफ ग्राम सेवा प्रोग्राम। तो ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत चौथे चरण में पूरे भारत में 30 जो दूर दराज के गांव हैं, इनको गोद लेने की घोषणा किस बैंक के द्वारा की गई है? तो इनमें से एक ही बैंक ऐसा कर सकता है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा प्रॉफिट में भी यही चल रहा है, गवर्नमेंट का बैंक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के 6 भारतीय राज्यों के आकांक्षी जिलों में 30 जो हैं वो दूर दराज के गांव, मतलब 6 तो हैं राज्य और उनके 30 गांवों को जो है वो गोद लिया है। और एसबीआई ग्राम सेवा कार्यक्रम के चौथे चरण के अंदर, ये बेसिकली इसकी फोर्थ स्टेज है। ग्राम सेवा कार्यक्रम जो है एसबीआई बैंक का, इसका फोर्थ स्टेज है, जिसमें 30 गांवों को क्या लिया गया है, यहां पर गोद लिया गया है। ठीक है, इसके साथ में ही ये पूरा जो प्रोग्राम है, इसका विस्तार 130 गांवों तक हो जाएगा, यानी कि 130। अभी तो 30 गांव हम लोग ले रहे हैं, बाद में इसकी संख्या को बढ़ाकर हम लोग कितना कर देंगे, 130 तक कर देंगे। लिखा हुआ है 130 गांवों तक हो जाएगा, जिनमें से 75 गांव नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के द्वारा अधिसूचित जो है आकांक्षी जिलों से है। ठीक है, क्योंकि आकांक्षी जिलों की घोषणा की गई, उसके तहत 130 गांवों तक हम लोग क्या कर देंगे, इसमें बढ़ोतरी कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, टू विच कंट्री द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया has recently provided $100 million line of credit for development projects। किस देश के एग्जिम यानी कि एग्जिम बैंक ने हाल ही में, यानी कि किस देश को एग्जिम बैंक ने हाल ही में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए $100 मिलियन की ऋण सहायता जो है वो प्रदान की है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव्स, जो भी अभी काफी संकट के अंदर चल रहा है। आप लोग को पता है सरकार जो है थोड़ी सी अस्त व्यस्त वहां की लग रही है। तो मालदीव्स को लगभग $100 मिलियन जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत। ठीक है, तो एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट जो है इसको कहा जाता है, एग्जिम बैंक जो है इस चीज को डिसाइड करता है। तो $100 मिलियन जो है एग्जिम बैंक ने मालदीव जो रिपब्लिक है, इस सरकार को, भारत सरकार की ओर से 6 लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो राशि प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विथ इन एंड ब्रैड स्ट्रीट टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट सब्सिडी इंडेक्स डेडिकेटेड टू एमएसएमईज। तो एमएसएमईज जो है उनको समर्पित भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च करने के लिए हाल ही में किस संगठन ने इन एंड ब्रैड स्ट्रीट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो वैसे तो आंसर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, ये एमओयू साइन किया है। तो एक कार्यक्रम के दौरान, नहीं कि रिसेंटली एक प्रोग्राम के दौरान जो है वो परसेप्शन इंडेक्स बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए कि एक ऐसा इंडेक्स जो है वो लाया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर ही हस्ताक्षर हुए हैं। और वो हुआ कहां पर था, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के अंदर एक प्रोग्राम जो था वहां पर हेल्ड किया गया था।
सिडबी और डीएनबी ने सूचकांक के विकास और क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमएसएमई को समर्पित भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है। तो भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी डेवलप जो है इंडेक्स, उसका वो जो है वो आप लोग को पता रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए, ये हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो अक्टूबर मंथ का कवर किया है। सेकंड पार्ट आपके लिए जल्द आएगा। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन सेशन के दौरान जो है वो पूछा है, उसका आंसर भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि सब्सिडी जो है वो क्या वाकई में जरूरत है, क्या इसको एंड की जरूरत है या फिर इसमें सुधार करने की जरूरत है। जरूर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।